देखो नेक्स्ट जो हेडिंग डालो ना वहां पे, वो हेडिंग डालो वहां पे थर्मल एक्सपांशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हेडिंग डालो वहां पे थर्मल एक्सपांशन। और देखो तुम लोग हमेशा देखो ना, थर्मोडायनेमिक्स से टोटल कई बार 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन तुम पकड़ के चलो कि 2 क्वेश्चन तो आईआईटी में आने ही आना है। एक तो आगे अपना फर्स्ट लॉ या फिर हीट ट्रांसफर से, या फिर दूसरा आता है थर्मल एक्सपांशन कैलोरीमेट्री से मिला के। लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इससे। अब देखो, जब हम थर्मल एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे बेसिकली हम किसके एक्सपांशन की बात करेंगे? मेनली हम लोग बात कर रहे होंगे वहां पे सॉलिड के। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड के, है ना। फिर बाद में हम बात करेंगे वहां पे लिक्विड के एक्सपांशन की भी, तो उसको हम अलग से डील करेंगे। तो अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपांशन में किसके? सॉलिड की। अच्छा, अगर हम सॉलिड की बात करें तो एक जनरल रिजल्ट हम क्या बोलते हैं? जनरल रिजल्ट हम बोलते हैं कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे दे ऑल विल एक्सपांड। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? दे ऑल एक्सपांड ऑन हीटिंग। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है वहां पे, एक दो वहां पे एक्सेप्शन भी है। बताओ एक्सेप्शन किस चीज का है? जैसे रबर का ब्लॉक ले लो, बताओ रबर के ब्लॉक को अगर हीट करेंगे तो एक्सपांड करता है क्या? नो सर। वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक जनरल रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और जनरल रिजल्ट क्या है कि जब भी हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा वहां पे क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। अच्छा, जब एक्सपांशन की हम बात करते हैं तो हो सकता है एक्सपांशन वहां पे वन डायमेंशनल हो। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में एक्सपांशन वन डायमेंशन भी हो सकता है, सॉलिड में एक्सपांशन 2 डायमेंशन भी हो सकता है, और सॉलिड में एक्सपांशन वहां पे 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पे एक्सपांशन क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। हर डायरेक्शन में क्या होती है? चीज एक्सपांड करती है। तो जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो हम जनरल रिजल्ट क्या बोल रहे हैं? जितने भी सॉलिड होंगे ये सभी सॉलिड वहां पे एक्सपांड करेंगे हीट करने पे। एक्सपांशन 1 डायमेंशनल भी होगा, एक्सपांशन 2 डायमेंशनल भी होगा, एक्सपांशनल वहां पे क्या होगा? 3 डायमेंशनल भी होगा। अगर 1 डायमेंशनल एक्सपांशन होता है तो उस एक्सपांशन को हम लोग बोलते हैं वहां पे लीनियर एक्सपांशन। देखो बोलते नहीं बोलते हैं। अच्छा, अगर 2 डायमेंशनल की बात करें, अगर 2 डायमेंशन वहां पे क्या हो रहा है? एक्सपांड कर रहा है, तो वहां पे इसको हम क्या बोलते थे? सुपरफिशियल एक्सपांशन। ये वर्ड पढ़े ही नहीं पढ़े तुम लोगों ने 9th-10th में? यस सर। यस सर। तो वहां पे एक था सुपरफिशियल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, और तीसरा जो था उसको हम बोलते थे वॉल्यूम एक्सपांशन। यस सर। तो जो भी एक्सपांशन होगा हमारा वो होगा वहां पे या तो लीनियर एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन या फिर क्या हो गया? वॉल्यूम एक्सपांशन। हम तीनों ही एक्सपांशन की बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे लीनियर एक्सपांशन। इसको इतना रब करूं मैं? यस सर। यस सर। जो सुपरफिशियल एक्सपांशन होता है इसको हम एरियल भी बोलते हैं, एरियल एक्सपांशन ही बोलते हैं। अभी हम जो सबसे पहले एक्सपांशन की बात करने जा रहे हैं वो एक्सपांशन लिखो वहां पे लीनियर एक्सपांशन। अच्छा, लीनियर एक्सपांशन की हम बात कब करते हैं? अगर हम किसी बॉडी को हीट करें और बॉडी का केवल एक ही डायमेंशन वहां पे क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए,
तो फिर वहां पे हम बात करते हैं किसकी, लीनियर एक्सपांशन की। जैसे अगर तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रॉड है, अब कोई जरूरी नहीं कि रॉड हमारी सिलेंड्रिकल हो सकता है रॉड का क्रॉस सेक्शन वहां पे क्या हो, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो। अब जिस रॉड की हम बात कर रहे हैं उसके बाकी दोनों डायमेंशन को हमें नेग्लेक्ट करना है। देखो मैंने क्या बोला, कोई जरूरी नहीं कि रॉड हमारी सिलेंड्रिकल हो, यहाँ पे रॉड का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ऐसा भी कोई केस हो सकता है जहां पे रॉड का क्रॉस सेक्शन क्या हो, रेक्टेंगुलर हो। तो वहां पे हम लेंथ की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं। अब यहां पे हम जिस रॉड की बात कर रहे हैं उसके बाकी दोनों डायमेंशन को नेग्लेक्ट करना है। इस पर्टिकुलर केस में हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि जिस रॉड की हम बात कर रहे हैं उसका रेडियस कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। रेडियस अगर बहुत ही स्मॉल है तो इस रॉड को अप्रोक्सीमेटली हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस रॉड को हम ट्रीट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली एक वायर की तरह। बताओ जब हम किसी वायर की बात करते हैं तो उसका केवल कौन सा डायमेंशन होता है। अगर हम एक पतले से वायर की बात करें तो उसकी केवल लेंथ होती है, बाकी जो दोनों डायमेंशन होते हैं बताओ वो नेग्लिजिबल होते हैं कि नहीं नेग्लिजिबल होते हैं। यस सर, यस सर। अच्छा, अब यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो रॉड है उसकी लेंथ L0 है। जो रॉड है, रॉड की लेंथ वहां पे क्या है, L0 है। और ये लेंथ L0 है जब टेम्परेचर वहां पे क्या है, T0 है। तो T0 टेम्परेचर पे रॉड की लेंथ वहां पे क्या थी, L0 थी। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। अब रिजल्ट हमने क्या बोला है, जैसे ही हम रॉड को हीट करते हैं, जैसे ही हम रॉड को यहां पे हीट करेंगे ये रॉड वहां पे क्या कर जाएगी, एक्सपांड कर जाएगी। और इस रॉड की जो न्यू लेंथ होगी, न्यू लेंथ को हम वहां पे डिफाइन कर रहे हैं L। तो ओरिजिनल लेंथ L0 थी और फाइनल लेंथ L होगी जब हमने टेम्परेचर को T से क्या होगा, बढ़ाया होगा। अब देखो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब हो गया, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स में वो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है। अब होता क्या है, अगर हम स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो भी डेल्टा टी लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, यहां पे लेंथ कितने से चेंज हुई, L0 से L। तो जो चेंज इन लेंथ रहेगा वो चेंज इन लेंथ वहां पे क्या होगा, L माइनस L0 होगा कि नहीं होगा। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर स्मॉल होता है तो जो भी चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। साथ में ये भी देखा गया है कि जो भी चेंज इन लेंथ आ रहा है, जो भी चेंज इन लेंथ आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ भी होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो भी रॉड की लेंथ में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब है जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा रिजल्ट क्या देखा गया है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा होगी रॉड का एक्सपांशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अब इन दोनों रिजल्ट को हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर, और इन दोनों रिजल्ट को जब हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट हमारा निकल के आता है डेल्टा एल। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो वहां पे क्या होगा, सम कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये जो अल्फा होता है इस अल्फा को हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था।
जो इससे पहले हमने सिंबल लिया था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो वहां पे कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, जो अल्फा रहती है वो हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। कॉपर की रॉड होगी तो कॉपर के लिए अल्फा अलग होगा, एल्यूमिनियम की रॉड होगी तो उसके लिए अल्फा वहां पे क्या होगा, अलग होगा। अब बताओ डेल्टा एल को क्या लिखोगे, डेल्टा एल को लिखोगे एल माइनस एल नॉट, किसके बराबर, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के। ये जो चेंज इन लेंथ है उसकी जगह लिख दो एल माइनस एल नॉट। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है कि जो भी न्यू लेंथ आ रही है एल, वो आती है एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट की वैल्यू आएगी वहां पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कुछ बुक में टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा थीटा से डिनोट करता है। तो ये हमारी वहां पे न्यू लेंथ हो। और ध्यान है डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, जिसको हमेशा हमें लिखना है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, डेल्टा टी अगर नेगेटिव हो गया तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम हो जाएगी। अच्छा, डेल्टा टी नेगेटिव कब होगा, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब रॉड को हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे होंगे। कूल, यस। जब एक्सपांड करोगे तो लेंथ बढ़ेगी, जब रॉड को हम ठंडा करेंगे तो वो वहां पे लेंथ वहां पे क्या कर रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। रब करें इतना कि नोट कर रहे हो सर अब बोलो। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब डिपेंड करता है किस मैटर का बना हुआ है। भाई जो रॉड अल्फा है, डिनोट करता है क्या? क्या अल्फा डिनोट करता है क्या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? हाँ, अल्फा जिसको हमने डिफाइन किया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। जो रॉड है वो किस मटेरियल की बनी है। अगर कॉपर की रॉड होगी तो अल्फा अलग होगा, एल्यूमिनियम की रॉड होगी तो अल्फा अलग होगा। लेकिन अगर हमारे पास दो कॉपर की रॉड है तो उन दोनों कॉपर की रॉड के लिए अल्फा हमारा क्या होगा, सेम होगा। लिखा इतना? यस सर। अच्छा, अल्फा की यूनिट क्या होगी ये बताओ मुझे जरा। अगर हम यहां पे अल्फा की यूनिट की बात करें, बोलो अल्फा की यूनिट क्या लिखेंगे वहां पे। पर केल्विन। भाई फॉर्मूला क्या है अल्फा का, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या बोलोगे वहां पे, सर पर केल्विन। केल्विन इनवर्स। भी हो सकता है, केल्विन इनवर्स है ना, या फिर पर केल्विन भी हो सकता है वहां पे। देखो हो सकता है, नहीं होता है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रब करो इतना में यहाँ पे। यस सर। हाँ sir. अब देखो हम लोगों ने क्या बोला कि जो भी चेंज इन लेंथ आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट मेरी ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, डेल्टा टी वहां पे चेंज इन टेम्परेचर है और डेल्टा एल वहां पे क्या है, इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा बताओ, टेम्परेचर को अगर हम स्मॉल अमाउंट से बढ़ाएंगे तो लेंथ भी कैसे बढ़ेगी, स्मॉल स्मॉल अमाउंट से बढ़ेगी। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल के लिए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं फॉर स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा एल, बताओ डीएल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डी टी। बताओ स्मॉल चेंज के लिए रिजल्ट एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में अगर कहीं बोलता है कि रॉड का टेम्परेचर हमने डीटी से बढ़ाया तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो एल नॉट अल्फा डीटी होगा। अरे हाँ, है ना। यस सर। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कई बार वैसे तो अल्फा कांस्टेंट होता है, लेकिन कई बार हम बात करते हैं एक हाइपोथेटिकल केस की,
मैंने क्या बोला है, अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे, और जो भी मटेरियल होता है वो हमारा आइसोट्रॉपिक होता है। हम लोग जो मटेरियल पढ़ते हैं ना, वो मटेरियल हमारा आइसोट्रॉपिक होता है। अच्छा, तुमने दो वर्ड पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, एक होता है आइसोट्रॉपिक और दूसरा होता है एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर जगह प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सेम है। तो अगर मान लो हमने यहां पे एक रॉड ली, और बताओ अगर ये रॉड एनिसोट्रॉपिक है तो हर जगह अल्फा हमें क्या मिलेगा, यहां पे अगर देखोगे, यहां पे अगर देखोगे तो अल्फा की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि मटेरियल हमारा आइसोट्रॉपिक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम हाइपोथेटिकल केस की बात करते हैं, और वहां पे हम बोलते हैं कि जो अल्फा है वो या तो फंक्शन ऑफ एक्स है, अल्फा जो है वो या तो फंक्शन ऑफ एक्स है या फिर वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। क्लियर? मैं बोल रहा हूं वैसे अल्फा की वैल्यू हर जगह सेम होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहे हैं, वहां पे हम बोल रहे हैं अल्फा या तो एक्स के साथ वेरी कर रहा है या फिर अल्फा किसके साथ वेरी कर रहा है, अल्फा वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ। बताओ अच्छा, अगर अल्फा एक्स के साथ वेरी करेगा तो हम क्या करेंगे वहां पे, अल्फा अगर एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो इस डायग्राम को देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक्स डिस्टेंस आगे गए, यहां पे हम एक्स डिस्टेंस आगे गए और डीएक्स थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया, यहां पे हम एक्स डिस्टेंस आगे गए और हमने डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट लिया। बताओ डीएक्स यहां पे ओरिजिनल थिकनेस है कि नहीं अभी, ये हमने डायग्राम लिया है टी नॉट टेम्परेचर पे। अरे आया कि नहीं है इतना मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. बताओ अब क्या करेंगे वहां पे, सबसे पहले हम क्या गए, सबसे पहले हमने एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। बताओ डीएक्स कौन सी लेंथ है, अभी ओरिजिनल लेंथ है कि नहीं? यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो टेम्परेचर है उसको अब हमने डेल्टा टी से बढ़ाया। बताओ टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ भी वहां पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मान लो लेंथ में इंक्रीमेंट डी वाई हुआ, समझ में? Yes. डीएक्स मेरी ओरिजिनल लेंथ थी और इसके जब हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाया तो लेंथ कितने से बढ़ गई, डी वाई से। बताओ अब मैं इक्वेशन ऐसी लिखूं क्या, डी वाई इक्वल्स टू एल नॉट की जगह हम क्या पुट करें, डीएक्स, यहां पे अल्फा हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स और साथ में वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। बताओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? अबे हाँ या ना? अबे जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू वेरी कर रही है, एग्जांपल ले लो, ए और बी कांस्टेंट है, इस तरह से अल्फा एक्स के साथ वेरी कर सकता है, नहीं वेरी कर सकता है? यस सर। अब इस तरह से अगर अल्फा वेरी करेगा तो डी वाई की वैल्यू क्या होगी, डी वाई की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इंटू डेल्टा टी। अब ध्यान ना, डी वाई वहां पे क्या है, डी वाई वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट में क्या है, इंक्रीज इन लेंथ है। अब बताओ ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, सबकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा होगा, तो टोटल के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो जो टोटल इंक्रीज इन लेंथ आएगा वो आएगा वहां पे डेल्टा टी, तो कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर मान लो 30 से 40 गया तो डेल्टा टी तो बाहर आ जाएगा, बचेगा केवल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स
और इसको हम इंक्रीज कराएंगे, इसको हम इंटीग्रेट कराएंगे x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू L0 तक। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। भाई dy क्या है? dy तो वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ में इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पे तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें सब में इंक्रीज कर रही होगी लेंथ, तो टोटल के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? तो टोटल के लिए इसको हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रखो ना इतना। यस सर। अच्छा मान लो अगर इसी केस में, मान लो अगर इसी केस में अल्फा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता, तो बताओ हम क्या करते? बोलो बताओ। फिर हम ऐसा करते क्या कि डीएल तो एक स्मॉल एलिमेंट की क्या है, या डीएल वहां पे क्या हो गया? डीएल वहां पे स्मॉल अमाउंट का इंक्रीज इन लेंथ होगा। जब टेम्परेचर को हम dt से चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा L0 इंटू अल्फा इंटू dt, और टोटल के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर दें, L0 तो कांस्टेंट रहेगा। अब जो भी अल्फा की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रहेगी उसको पुट कर देंगे, और टेम्परेचर कहां से कहां वेरी कर रहा है उसकी लिमिट पुट कर देंगे वहां पे, इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी रॉड थी, इसकी लेंथ मान लो किसी टाइम पे कितनी थी? L थी, जब टेम्परेचर T था। अब जैसे हमने टेम्परेचर को T प्लस dt किया, तो लेंथ जो रहेगी, लेंथ वहां पे क्या हो गई? L प्लस dl हो गई वहां पे। तो बताओ dl की वैल्यू यही होगी कि नहीं होगी वहां पे? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। अभी मैंने बोला कि या तो अल्फा फंक्शन ऑफ x होगा या फिर अल्फा फंक्शन ऑफ क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तो मान लो इनिशियल लेंथ कितनी थी? L0 थी जब टेम्परेचर T था। जैसे ही हमने टेम्परेचर को T प्लस gt किया तो इसकी लेंथ L0 प्लस dl हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बताओ इंक्रीमेंट कितना आया? इस रॉड की लेंथ में इंक्रीमेंट आया dl का, DL। तो dl की वैल्यू हो जाएगी L0 इंटू अल्फा इंटू dt। अब इंटीग्रेट करोगे तो अल्फा L0 तो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। यस सर। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और उसको इंटीग्रेट कर दो वहां पर। यस सर। यस सर। भाई इनिशियल लेंथ L0 थी, टेम्परेचर के साथ उसकी लेंथ dl 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 करके बढ़ती जाएगी, तो टोटल के लिए इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे L0 कॉमन होके बाहर आएगा और अल्फा dt इंटीग्रेट होगा। इससे पहले क्या था? डेल्टा t बाहर आया था और अल्फा dx वहां पे क्या हो रहा था? इंटीग्रेट हो रहा था। तो आगे जब क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के तो चेक करेंगे वहां पे इंटीग्रेशन को अपन। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एरियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट लिखो वहां पे एरियल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे एरियल एक्सपेंशन। और अभी ध्यान ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सॉलिड की। अब एरियल एक्सपेंशन की हम बात कब करते हैं? एरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं जब वहां पे एरिया में चेंज आता है या एरिया इंक्रीज करता है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक केवल एक डायमेंशन लेंथ इंक्रीज कर रहा था। हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे क्या है? 2 डायमेंशनल बॉडी है।
और 2 डायमेंशनल बॉडी हमारी क्या हो गई, मान लो एक शीट लो, अब बताओ अगर हम एक शीट की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगी, इस शीट की वहां पे लेंथ भी होगी। अच्छा, शीट को हम स्क्वायर भी मान सकते हैं, शीट को हम रेक्टेंगल भी मान सकते हैं। मान लो मैंने मान लिया कि स्क्वायर शीट है, तो इसकी लेंथ अभी क्या हो गई, L0 हो गई, जब टेम्परेचर हमारा क्या था, T0। अब ये जो शीट है ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, एक्स के अलोंग भी डायमेंशन है, वाई के अलोंग भी डायमेंशन है। क्या चीज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं? सर हाइट कोस। अबे शीट की बात कर रहे हैं, थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यस सर। वैसे अगर जनरली किसी शीट की बात करोगे तो उसका लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और थिकनेस भी होती है, तो हमें थिकनेस को यहां पे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अच्छा, अब बताओ इसका एरिया कितना है। अभी अगर हम एरिया की बात करें तो बताओ इसका एरिया अभी हो जाएगा L0 स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी मेरी क्या होती है, आइसोट्रॉपिक होती है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा तो हमें आइसोट्रॉपिक मान के चलना है। और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। अब बताओ जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर T से T0 हो गया, T0 से T हो गया। बताओ टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन ध्यान ना, ये वैल्यू अगर L होगी तो ये वैल्यू भी वहां पे L होगी। बताओ ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बॉडी आइसोट्रॉपिक है। इसका मतलब है कि x के अलोंग जो अल्फा होगा, बताओ वही y के अलोंग भी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब है कि जो अल्फा x के अलोंग मिलेगा वही अल्फा हमें क्या मिल रहा होगा, y के अलोंग मिल रहा होगा। अब बताओ जो न्यू लेंथ होगी, न्यू लेंथ को हम क्या लिखेंगे, न्यू लेंथ को लिखेंगे वहां पे L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। A0 मेरा ओरिजिनल एरिया था शीट का। अब बताओ जो न्यू एरिया आएगा, न्यू एरिया L स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और L स्क्वायर का मतलब हो गया, L स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा L0 स्क्वायर, फिर साथ में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल स्क्वायर। अब बताओ L0 स्क्वायर क्या हो गया, L0 स्क्वायर हो गया ओरिजिनल एरिया। देखो है कि नहीं वहां पे, ये हो जाएगा वहां पे ओरिजिनल एरिया। अच्छा, अब इसको एक्सपांड करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस निकल के आएगा वहां पे 2 अल्फा डेल्टा T प्लस साथ में क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा T का स्क्वायर। देखो आएगा कि नहीं आएगा इतना? तो आएगा कि नहीं आएगा इतना? Yes, sir. अब होता क्या है, जो अल्फा होता है ना, अल्फा बहुत स्मॉल होता है। यानी इसको अगर चेक करोगे तो 10 टू दी पावर -5 में होता है। जो मोस्टली अल्फा की वैल्यू होती है वो 10 टू दी पावर -5 के फॉर्म में होती है। अब बताओ अल्फा अगर बहुत स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर भी क्या हो गया, बहुत स्मॉल। बताओ इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं नेग्लेक्ट कर सकते? यस सर। यस सर। और इस टर्म को अगर नेग्लेक्ट करोगे तो अब जो एरिया निकल के आता है, न्यू एरिया, उसका फॉर्मूला निकल के आता है A इक्वल्स टू A0, A इक्वल्स टू A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T। ये हमारा न्यू एरिया आता है। जो न्यू एरिया होगा वो होगा A इक्वल्स टू A0 1 प्लस
2 अल्फा डेल्टा टी। अब देखो, जिस तरह से हमने अल्फा की वैल्यू डिफाइन करी थी, बताओ अल्फा को अभी तक हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? अल्फा को अगर चेक करोगे तो वहां पे था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी, था कि नहीं था वहां पे? अल्फा जो था, अल्फा को हम बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और चेक करो इससे पहले अल्फा की वैल्यू ये थी कि नहीं थी? डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। भाई वहां पे लेंथ में चेंज आता है। सिमिलरली यहां पे हम क्या बोलते हैं? यहां पे हम बोलते हैं कि जो भी चेंज इन एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया होता है। और इन दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है। तो वहां पे हम बोलते हैं कि जो भी चेंज इन एरिया है वो हो जाता है बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो जिस तरह से अल्फा को हम डिफाइन करते हैं उस तरह से बीटा भी होता है। और बीटा क्या होता है? बीटा होता है चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा टी। देखो यही बनता कि नहीं बनता? इससे पहले लेंथ चेंज हो रही थी, अब यहां पे एरिया चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे जो भी इंक्रीज इन एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होगा। साथ में इंक्रीज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया होता है। दोनों को कंबाइंड करोगे तो यहां पे बीटा आता है। बीटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अच्छा अब बताओ इसको, अब अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं वहां पे? जब इस रिजल्ट को आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा डेल्टा ए इक्वल्स टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एरिया होता है, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ टर्म को अगर रीअरेंज करोगे तो जो न्यू एरिया आता है उसका फॉर्मूला होता है ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और अब क्या करो, इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से कंबाइन कंपेयर करो। और इन दोनों रिजल्ट को जब तुम कंपेयर करोगे तो हमें प्रॉपर्टी क्या मिलती है? हमें प्रॉपर्टी मिलती है कि जो भी बीटा है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा के बराबर होता है। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया होता है, तो उसको अगर डबल कर दोगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब मटेरियल हमारा कैसा होगा? आइसोट्रॉपिक। अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो बीटा वहां पे 2 अल्फा के बराबर हो। बोलो इतना क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो सकता? Yes, sir. रब करें इसको। Yes, sir. अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है वहां पे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन की हम बात तभी करेंगे जब किसी बॉडी के तीनों डायमेंशन वहां पे क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज कर रहे होंगे ऑन हीटिंग। और मैंने क्या बोला है? सॉलिड के केस में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एक्सपेंशन होता है। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड वहां पे एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है? 3 डायमेंशनल ही होता है। अच्छा अब जब हम बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की तो अगेन हम क्या बोलते हैं वहां पे कि मटेरियल मेरा कैसा है? मटेरियल तो मेरा आइसोट्रॉपिक है। और अब हमने क्या बोला? अब हमने बोला कि हमारे पास एक क्यूब है।
तो हमारे पास इस तरह से क्यूब है, ये हो गई यहां पे एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। तो हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अच्छा, मटेरियल अगर आइसोट्रॉपिक होगा तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि जो अल्फा एक्स के अलोंग होगा वही अल्फा वाई के अलोंग होगा, वही अल्फा क्या होगा, जेड के अलोंग होगा। अब यहां पे लेंथ दी हुई है L0, क्यूब की बात कर रहे हैं मान लो, तो हम लोग बात कर रहे हैं मान लो क्यूब की लेंथ L0 है जब टेम्परेचर कितना है, T0। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, तुम बोलोगे इसका जो वॉल्यूम होगा इनिशियली वो L0 क्यूब होगा कि नहीं होगा। अब जैसे हम हीट करेंगे तो जो क्यूब रहेगा उसकी साइड की लेंथ बढ़ेगी। अच्छा, तो हर डायमेंशन उतने ही अमाउंट से इंक्रीज करेगा या नहीं इंक्रीज करेगा, सर क्योंकि अल्फा की वैल्यू वहां पे क्या है, सेम है हर डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू अगर L होगी तो ये वैल्यू भी वहां पे L होगी, और ये वैल्यू भी वहां पे क्या होगी, L होगी। अच्छा, अब बताओ यहां पे L को क्या लिखोगे, L वहां पे न्यू लेंथ है, तो न्यू लेंथ को तुम वहां पे लिखोगे L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि न्यू वॉल्यूम कितना है, तो न्यू वॉल्यूम तुम बोलोगे कितना हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। अच्छा, तो अब वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का, इस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, हमें यूज करनी है प्रॉपर्टी अल्फा बहुत स्मॉल होता है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो हायर पावर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो L0 क्यूब तो हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेक करो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट बनता है 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। चेक करो इतना आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, एक्सपांशन भी तुमने पढ़ा होगा ना बाइनोमियल, तो अभी पढ़ा है। यस सर, पढ़ा है। देखो ये चेक करो जरा, ये वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। यस सर। यस सर। अगर हायर पावर की टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। देख कर लोगे ना एक्सपांशन, अभी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, किसको एक्सपांड सर करें वहाँ बताओ। पे सर वहाँ पे 4 आएगा ना, कहाँ पे 4 आएगा, 4 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। 4 प्लस कहाँ पे, भाई मैंने बोला अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को नेग्लेक्ट करना है, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब वाली टर्म को। यस सर। अच्छा, कहीं पे डेल्टा टी का स्क्वायर ही बन रहा है क्या, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, एक्सपेंशन करते ही नहीं करते हैं। तो उसके साथ अल्फा स्क्वायर आएगा, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा वो। आया कि नहीं आया इतना। यस सर। तो अब बताओ मुझे, जिस तरह से यहाँ पे हम न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो भी चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, चेंज इन वॉल्यूम साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। इन दोनों रिजल्ट को हम कंबाइन करते हैं तो डेल्टा V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, उसको गामा बोलते हैं,
इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। तो जो भी गामा रहता है, गामा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। लिखा है इतना? अच्छा बताओ, डेल्टा वी को क्या लिखोगे? डेल्टा वी को वहां पे लिखोगे वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो जो न्यू वॉल्यूम होता है, v की वैल्यू होती है वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देखो यही न्यू वॉल्यूम है कि नहीं? जो भी न्यू वॉल्यूम होगा वो होगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो गामा इक्वल टू गामा 3 किसके अल्फा। बराबर आएगा? गामा 3 अल्फा के बराबर आएगा। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अच्छा, अब रिलेशन क्या होगा वहां पे? ये तुमने 9-10 में पढ़ा होगा कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा क्या होगा? 1:2 1 is to 2. लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है आइसोट्रॉपिक के लिए। अच्छा, आप करके देखो जरा यहाँ पे, मटेरियल हमारा आइसोट्रॉपिक नहीं है और मटेरियल हमारा एनिसोट्रॉपिक है। हर डायरेक्शन में अल्फा अलग अलग। अब बताओ गामा और अल्फा में रिलेशन क्या होगा? कैलकुलेट करो जरा। अब मैंने क्या बोला? मैं ऐसी बॉडी की बात कर रहा हूं जहां पे अल्फा हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इनिशियल वॉल्यूम तो हमारा यही रहेगा L0 Q। लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में बताओ यही होगा कि नहीं होगा? जो न्यू लेंथ होगी x के अलोंग वो हो जाएगी L0 1 प्लस अल्फा x डेल्टा टी। y के अलोंग न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? L0 1 प्लस अल्फा y डेल्टा टी। सिमिलरली z के अलोंग जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी L0 1 प्लस अल्फा z डेल्टा टी। अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो हर डायरेक्शन में अल्फा अलग अलग है, तो x के अलोंग चेंज अलग होगा, ये z के अलोंग चेंज होगा, ये y के अलोंग न्यू लेंथ मिलेगी वहां पर। अब बताओ जो न्यू वॉल्यूम रहेगा, न्यू वॉल्यूम क्या होगा? न्यू वॉल्यूम होगा Lx Ly Lz। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? Lx Ly Lz। तो ये तो हो जाएगा L0 Q। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा x डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा y डेल्टा टी इंटू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा z डेल्टा टी। अब रिजल्ट चेक करो रहा। L0 क्यूब का मतलब तो हो गया V0। अब चेक करो जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा। और हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि अल्फा स्मॉल है तो हायर पावर की टर्म को वहां पे नेग्लेक्ट कर दो।
तो चेक करते हैं कुछ न्यूमेरिकल इस पे। कितना आ रहा है बोलो? V naught into 1 plus alpha delta t बोलो कितना? v इक्वल्स टू v नॉट into 1 plus 1 प्लस alpha x delta t अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू डेल्टा टी, कुछ ऐसा बनना चाहिए। यस सर। हायर पावर की टर्म को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो चेक करो ये ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Yes, sir. और जो वॉल्यूम एक्सपांशन होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था? उसका फॉर्मूला लिखवाया था v इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बताओ जनरल फॉर्मूला यही है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. अब बताओ इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को कंपेयर कर दो। गामा अगर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन है तो क्यूबिकल एक्सपांशन के लिए गामा की वैल्यू इसी तरह से रिलेट करते हैं, नहीं रिलेट करते हैं? अब इन दोनों इक्वेशन को और कंपेयर करोगे तो गामा की वैल्यू क्या आती है? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। ध्यान रखना ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल होगा? जब मटेरियल हमारा एनिसोट्रॉपिक होगा। अगर हर डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग हैं तो इस रिजल्ट को वहां पे हम यूज करेंगे। मतलब समझ में ये चीज समझ में नहीं समझ सर रही? गामा को 3 अल्फा लिख सकते हैं वापस? वो तब लिख सकते हैं जब आइसोट्रॉपिक होगा। तो अल्फा एक्स इक्वल्स टू अल्फा वाई इक्वल्स टू अल्फा जेड हो जाएगा, तो हम बोलेंगे गामा 3 अल्फा के बराबर हो गया फिर से। यस सर। कुछ नहीं बोलता है तो हम आइसोट्रॉपिक मान के चलते हैं मटेरियल को। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि मटेरियल एनिसोट्रॉपिक है तब तो गामा क्या होगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड के बराबर होगा। यस सर। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. देखो क्वेश्चन लिखो है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुका है एक्सपेंशन के ऊपर। लिखो वहां पे क्वेश्चन, वहां पे द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ अ सर्टेन ब्रास रॉड, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ अ सर्टेन ब्रास रॉड एंड ऑफ स्टील रॉड is claimed to be constant at all temperatures. Is this possible? सर रिपीट करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ अ सर्टेन ब्रास रॉड एंड ऑफ अ स्टील रॉड is claimed to be constant at all temperature. Is this possible? बोलो।
भाई वहां पे क्या बोल रहा है, एक तो ब्रास रॉड दी है और दूसरी हमारी कौन सी रॉड दी है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक तो ब्रास रॉड है और दूसरी वहां पे स्टील रॉड है। तो ब्रास रॉड की लेंथ मान लो वहां पे एल बी है और जो स्टील रॉड है उसकी लेंथ मान लो वहां पे एल एस। ये कब है, ये है जब टेम्परेचर वहां पे क्या था, टी नॉट। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लो अल्फा बी है, इसका वहां पे मान लो अल्फा एस। अब बताओ हमने टेम्परेचर को सेम अमाउंट से बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ अ सर्टेन रॉड ऑफ एंड एंड ऑफ अ स्टील रॉड इज क्लेम टू बी कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। तो मान लो टेम्परेचर हो गया T, अच्छा जैसे ही टेम्परेचर T होगा तो यहां पे जो न्यू लेंथ आएगी वो आएगी L डैश बी, और यहां पे न्यू लेंथ कितनी आएगी वहां पे L डैश एस। अब रिजल्ट लिख लो वहां पे L डैश बी को क्या लिखोगे, L डैश बी को लिखोगे एल बी, बताओ 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, और न्यू लेंथ जो आएगी स्टील की वो आ जाएगी एल एस 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। अच्छा बताओ दोनों की लेंथ में डिफरेंस कितना है, दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा एल डैश एस माइनस एल डैश बी। बताओ रिजल्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट आएगा एल एस माइनस एल बी, है ना, प्लस हो जाएगा वहां पे एल एस अल्फा एस माइनस एल बी अल्फा बी डेल्टा टी। बताओ यही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. अच्छा तो इनिशियली लेंथ का डिफरेंस कितना था, इनिशियली लेंथ का डिफरेंस था मान लो स्टील की लेंथ ज्यादा थी तो एल एस माइनस एल बी था कि नहीं था इनिशियली। Yes. बाद में जो लेंथ का डिफरेंस हो गया वो हो गया एल डैश एस माइनस एल डैश बी। अब बताओ क्वेश्चन में यही बोलना चाह रहा है कि नहीं बोलना चाह रहा है कि जो इनिशियली लेंथ का डिफरेंस है वही तुम्हारा फाइनली भी लेंथ का डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है। मान लो अगर इनिशियली डिफरेंस 3 सेंटीमीटर था तो बाद में भी डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का आना चाहिए। अबे हाँ या ना, Sir. तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर तभी होगी ना जब ये पूरी टर्म वहां पे क्या हो जाए, 0. अच्छा डेल्टा टी, क्या चीज जीरो नहीं हो सकती, डेल्टा टी जीरो हो नहीं सकता, Yes, sir. तो क्या चीज जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए एल एस अल्फा एस माइनस एल बी अल्फा बी, वहां पे जीरो होना चाहिए। अब यहां से चेक कर लो कंडीशन, वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, एल एस बाय एल बी किसके बराबर, अल्फा बी बाय अल्फा एस। यही आंसर दिया है वहां Yes, पे। sir. बता इतना आया कि नहीं समझ में, Yes, sir. Yes, sir. लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो है। देखो वहां पे एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज फॉर्म
लिखो वहां पे एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज फॉर्म विथ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L1 and coefficient of linear expansion alpha 1 as the base. As the base. लिखा इतना. And two thin rods each of length L2 and coefficient of linear expansion alpha 2 as the two sides. अब यहां पे लेंथ है L2 अल्फा 2, यहां पे भी आ गया L2 अल्फा 2. तो ये जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल मेरा कैसा बना है? ये ट्राइंगल बना है आइसोसेलेस. लिखा क्वेश्चन. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड विथ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L1 and coefficient of linear expansion alpha 1 as the base, and two thin rods each of length L2 and coefficient of linear expansion alpha 2 as the two sides. If the distance between the apex and the midpoint of the base remains unchanged as the temperature varies. If the distance between the apex and the midpoint of the base remains unchanged as the temperature varies, show that. अब क्या प्रूफ करना है? हमें शो करना है L1 by L2 किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 by अल्फा 1 के बराबर. सर एक बार रिपीट करो. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज फॉर्म with a thin rod of length L1 and coefficient of linear expansion alpha 1 as the base, and two thin rods each of length L2 and coefficient of linear expansion alpha 2 as the two sides. If the distance between the apex ये है कि नहीं है? यस सर. और ये इसका मिड पॉइंट है. बताओ अभी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, डिवाइड करेगा? यस सर. इसको मान लो H. तो H वहां पे क्या है? H है डिस्टेंस बिटवीन एपेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस. तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस रिमेन्स अनचेंज्ड एज द टेम्परेचर वेरीज. तो जो H है, H इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है. तो बताना है कि H अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो L1 by L2 ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 by अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए. अब ये चीज हमें वहां पे प्रूफ करनी है. अब करो, कैसे करोगे आप? क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्लियर हो? ये डायग्राम कब दिया होगा? ये डायग्राम दिया होगा जब टेम्परेचर मान लो कितना है, T या T0, जो भी तुम मान रहे हो वहां पे. अच्छा, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम ने ओरिजिनल टेम्परेचर पर ड्रॉ किया नहीं ड्रॉ किया?
अबे हाँ है ना, ये तो बोलो। Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये डायग्राम मैंने ओरिजिनल टेम्परेचर ड्रॉ किया है ना। Yes, sir. तो बताओ इस ओरिजिनल डायग्राम में एच की वैल्यू क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दे वहां पे। Yes, sir. तो एच जो रहेगा, एच बेसिकली क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा L2 का स्क्वायर। देखो ऐसा लिखते हैं, एच की वैल्यू हो जाएगी L2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, L1 square. L1 L1 स्क्वायर बाय square. 4। 4. 4 ना। Yes, sir. भाई जो मिड पॉइंट रहेगा वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, L1/2 L1/2 वहां पे। Yes, sir. अच्छा अब डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया, dt से। बताओ जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो साइड्स का क्या होगा, ये जो लाइन रहेगी ये लाइन भी यहाँ पे इंक्रीज करेगी ऐसे, करेगी करेगी। Yes. और जो येलो लाइन रहेगी, येलो वाली रॉड की लेंथ, देखो सही से कॉपी में ड्रॉ कर लेना तुम लोग डायग्राम। बताओ ऐसा कुछ डायग्राम जाएगा कि नहीं जाएगा? ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एच कांस्टेंट रहना चाहिए। Yes, sir. तो ये ट्राइंगल ऐसे ही फैलेगा कि नहीं फैलेगा? हाँ sir. Yes, sir. हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर किसके बराबर, L2 का स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाय 4। इसको बोलो इक्वेशन 1। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, और अब मैं बोल रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को, किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। ये जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तुम टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करो। बताओ एच स्क्वायर का क्या होगा, एच स्क्वायर का होगा 2h इंटू dH बाई dt। एच स्क्वायर को हम एच के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, टी के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चेक कर, रूल यही था ही नहीं था वहां पे। L2 स्क्वायर का क्या होगा, L2 स्क्वायर का हो जाएगा 2L2 इंटू DL2 upon DT. dL2 बाय dt। अच्छा माइनस यहां पे हो जाएगा 2L1 इंटू dL1 बाय dt By 4. बाय 4, यानी 1/2 कर दें। Yes, sir. चलो लिखे रहने दो बाय 4 अभी। अच्छा बताओ H वहां पे कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. और हमने मैथ्स में पढ़ा है कि कोई चीज कांस्टेंट होगी तो dH बाय dt, H अगर कांस्टेंट है तो dH बाई dt जीरो होगा, नहीं जीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या हो गई, 0, इक्वल्स टू आ गया 2L2। अच्छा बताओ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या थी वहां, याद करो जरा। Delta L by. हाँ नहीं, अल्फा को हमने लिखा था वहां पे डेल्टा L अपॉन L0 डेल्टा T। Yes, sir. Yes, sir. बताओ अल्फा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 को हम लिख सकते हैं DL1 अपॉन L1 dt। भाई DL1 चेंज हो गया, L1 ओरिजिनल लेंथ है। सिमिलरली अल्फा 2 को क्या लिख सकते हो, अल्फा 2 को लिख सकते हो DL2 अपॉन L2 इंटू dt। बताओ इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फॉर्मूले से। सर डेल्टा स्मॉल चेंज कैसे हो गया? क्यों, हमने dt तो लिया डेल्टा है। यस सर। तो हर टेम्परेचर डिफरेंस के लिए H कांस्टेंट है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ वहां पे इक्वेशन हो गई 2L2, इसकी जगह क्या पुट करें? dL2/dt की जगह Alpha Alpha to L2 Alpha Fine. L2. L2 का square. अल्फा टू L2 माइनस 1/2 dL1/dt की जगह अल्फा 1 L1. L1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और चेक करो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है। लिखा है इतना? Yes, sir. रब कर दो ना इसको। हाँ सर। अब इसी में नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, थर्मल एक्सपांशन में ही वहां पे बायमेटेलिक स्ट्रिप। वर्ड सुनाते नहीं सुनाते 9th-10th में? बायमेटेलिक स्ट्रिप। Yes, sir. हाँ, No, sir. Yes. बायमेटेलिक स्ट्रिप यूज करते थे सर्किट में, सर्किट को ब्रेक करने के लिए। देखो जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है जनरली क्या होती है, वहां पे 2 रॉड्स हैं। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ टर्म ऐसी आएगी जो हम सॉलिड में पढ़ेंगे, यानी कुछ बुक में दिया रहता है वो चीज, लेकिन वो पढ़ते हैं हम सॉलिड में। जैसे हम अभी थर्मल एक्सपांशन देख रहे हैं ना रॉड में, अरे बेसिकली थर्मल एक्सपांशन सॉलिड में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और सॉलिड में ही मोस्टली हम रॉड की बात करते हैं। तो वहां पे देखो एक टर्म आती है थर्मल स्ट्रेस, बुक में तुम देखोगे वहीं पे दिया रहता है, लेकिन थर्मल स्ट्रेस की हम बात करते हैं जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। तो अभी देखो बायमेटेलिक जो स्ट्रिप रहती है वो बेसिकली 2 रॉड्स होती है। क्या दिक्कत आ रही है इसको? यहां पे इस तरह से 2 रॉड्स है। अच्छा, जिन 2 रॉड्स की हम बात कर रहे हैं उनकी थिकनेस सेम है। यहां पे हम जिन 2 रॉड्स की बात कर रहे हैं उनकी थिकनेस हमने क्या लिया, डी और डी, और इन दोनों रॉड्स की अभी लेंथ भी सेम है। और मान लो इन दोनों रॉड की लेंथ यहां पे L0। अच्छा, दोनों रॉड की लेंथ सेम है, दोनों रॉड की थिकनेस सेम है, और इसके बाद इन दोनों रॉड्स को हम रिवेट्स के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। यहां पे रिवेट लगा देते हैं। तो 2 रॉड ली, लेकिन दोनों रॉड की लेंथ सेम है, थिकनेस सेम है, लेकिन दोनों रॉड यहां पे डिफरेंट मटेरियल की बनी है। मान लो अगर ऊपर वाली रॉड, जो ऊपर वाली रॉड है, मान लो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1 है, और नीचे वाले के लिए वहां पे क्या है, अल्फा 2 है, और यहां पे मान लो हम बोल रहे हैं कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। और ये डायग्राम तो हमने ड्रॉ किया है जब टेम्परेचर मेरा वहां पे क्या था, T0 था, T0 था, T था, जो भी बोलोगे वहां पे। अच्छा बताओ, टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा?
भाई जो भी इंक्रीज इन लेंथ था वो तो किसके बराबर था, जो भी इंक्रीज इन लेंथ है वो हमारी यही थी कि नहीं थी, इंक्रीज इन लेंथ थी एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बताओ यही इंक्रीज इन लेंथ है कि नहीं है? यस सर। अच्छा बताओ किसकी लेंथ में ज्यादा एक्सपांशन आएगा या किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी वहां पे? अल्फा 1। तो 1 वाली। अल्फा 1। देखो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी लेंथ में चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। यस। होता क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये दो रॉड को हमने लाके ज्वाइंट किया है लेकिन डिफरेंट मटेरियल की। तो होता क्या है, जब डिफरेंट मटेरियल की रॉड को ज्वाइन करते हैं और टेम्परेचर को वहां पे हम क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, तो उस केस में ये जो रॉड रहती है वो कुछ इस तरह से बेंड करती है। और जब ये रॉड इस तरह से बेंड करती है तो यहां कहीं इसका कुछ रेडियस बनता है। और मान लो इसने एंगल कितना फॉर्म किया, मान लो इसने एंगल फॉर्म किया थीटा। अच्छा बताओ रॉड अभी इस तरह से बेंड होगी कि नहीं बेंड होगी? बताओ जब रॉड इस तरह से बेंड होगी तो ऊपर वाली लेयर का जो ऊपरी लेयर की रहेगी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, नीचे वाली की लेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी ऊपर कॉन्वेक्स बनेगा नीचे कॉनकेव बनेगा। ये तो अगर अल्फा वन कम होता अल्फा 2 ज्यादा होता तो क्या होता? तब बताओ ये रॉड कुछ इस तरह से बेंड करती कि नहीं बेंड करती? भाई फिर नीचे वाली जो लेयर रहती है उसकी लेंथ ज्यादा होती, ऊपर वाली लेयर की लेंथ कम होती। अरे आया कि नहीं आया समझ में इतना? यस सर। अब बताओ अगर मान लो कोई सर्किट है और सर्किट में बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऐसे लगी हुई है जो सर्किट को कंप्लीट कर रही है। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, मान लो यहां पे एक सर्किट का पॉइंट है जो कनेक्टेड है इससे, और यहां पे एक और पॉइंट है जो इसको कनेक्ट कर रहा है सर्किट को। अब बताओ अगर नीचे वाले का ऊपर वाले का अल्फा 1 ज्यादा हुआ, नीचे वाले का अल्फा 2 कम हुआ, तो होता क्या है, जब भी सर्किट में करंट पास करता है बताओ हीट डेवलप होती कि नहीं डेवलप होती है? यस सर। और हीट डेवलप होगी तो वायर भी क्या होता है, वायर तो हीटअप हो जाता है। लेकिन जब ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप की बात करेंगे, जब ज्यादा हीटअप होगी तो बताओ इसकी बेंडिंग होगी कि नहीं होगी? यस सर। अच्छा बेंडिंग कैसे होगी, ऊपर की ओर बेंडिंग होगी या नीचे की ओर बेंडिंग होगी? ऊपर की लेयर को ज्यादा बढ़ना है तो वो ऐसे बेंड करेगी नहीं बेंड करेगी? यस सर। और बताओ जब इस तरह से बेंड करेगी तो सर्किट वहां पे ब्रेक कर जाता है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप को कई बार यूज किया जाता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। कब ब्रेक करना है, जब हीट ज्यादा डेवलप होगी। यस सर। तो सर्किट के वायर मेल्ट ना करें तो उसके लिए हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप को लेते हैं, जिसके कारण सर्किट क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो इसकी वजह से लाइट ट्रिप होती है ना? अब क्या 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 अबे सर्किट में प्रॉपर्टी क्या है, जब भी करंट पास करेगा सर्किट को हीट करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी तो क्या होगा, बेंड हो वायर जाएगा। क्या होगा, पिघल के टूट जाएगा वहां पे। तो इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए कई ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा हीट पास ना करे, तो वहां पे हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप को यूज करते हैं कि जैसे ही सर्किट हीटअप करने लगेगा उसी टाइम पे वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, करंट रुक जाएगा वहां पे। आया कि नहीं समझ में आया इतना? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ मुझे यहाँ पे, ये जो हम रेडियस लेते हैं ना, ये मिड वाली लेयर के लिए लेते हैं रेडियस।
यानी एक्चुअली यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम r बोल रहे हैं। तो हम जो रेडियस, देखो बायमेटेलिक स्ट्रिप जब बेंड करती है तो r हम रेडियस की बात करते हैं, लेकिन रेडियस हम किसका ले रहे हैं? रेडियस हम ले रहे हैं जहां पे दोनों लेयर क्या हो रही है? कांटेक्ट में आ रही है। अच्छा, फिर हमने ये भी मान लिया है कि लेंथ में तो एक्सपांशन हुआ है, लेकिन डी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा डी है, यानी इस डायमेंशन में जो एक्सपांशन हो रहा है उसको हमें नेग्लेक्ट करना। बताओ, इतना सबको समझ में नहीं समझ में आया अभी? Yes. Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब यहां पे जो लेयर है ना, इसकी मिडिल लेयर देखो, जो अल्फा 2 वाली रॉड है उसकी भी एक मिडिल लेयर कंसिडर करो। ये ग्रीन वाली जो है ना, ये मिडिल लेयर है, और यहां पे जो ऊपर वाली रॉड है उसकी मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं। समझ में? जो ऊपर वाली हमारी रॉड थी, ऐसी थी कि नहीं थी रॉड? इसकी ये थिकनेस कितनी थी? डी। लेंथ कितनी थी वहां पे? L0। अब इस रॉड की थिकनेस है, तो थिकनेस के कारण हम क्या कर रहे हैं? इस रॉड की मिडिल लेयर की हम स्टडी करेंगे। अभी तक हम जिस रॉड की बात करते हैं उसकी थिकनेस होती थी क्या? नहीं, तो वहां पे केवल एक लेयर बनती थी, लेकिन यहां पे अगर नंबर ऑफ लेयर्स होगी तो वहां पे हम मिडिल लेयर को देखेंगे। अब बताओ, ये जो मिडिल लेयर होगी इसकी लेंथ मान लो यहां पे L1 हो गई, और ये जो मिडिल लेयर है इस मिडिल लेयर की लेंथ L2 होगी। बताओ, L1 को हम क्या लिखेंगे? L1 को हम यही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। बाद में हम लिख देंगे R से अगर रिलेट करना होगा। यहां पे लिखोगे L2, L2 की वैल्यू क्या होगी? L2 की वैल्यू होगी L0 प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। टी। अच्छा, थीटा होता है एंगल। थीटा को हम लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। बताओ, मिड वाली जो लेयर रहेगी उसको हम क्या लिखें? मिड वाली लेयर की लेंथ हम L2 मानी कि नहीं मानी? अरे मानी कि नहीं मानी? Yes, sir. और उसका अगर रेडियस लेंगे मिडिल वाली का, देखना जरा, तो चेक करो, वो R माइनस डी बाई 2 होगा। यस सर। देखो चेक करो, ऐसा होगा नहीं? थीटा इक्वल्स टू होगा आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का मतलब L2 है, ये हो जाएगा R माइनस डी बाई 2। अच्छा, ऊपर वाले के लिए क्या लिखें? ऊपर वाले के लिए हम लिखें वहां पे L1 अपॉन R plus D. R plus R प्लस D by 2। D बाई 2। ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा, दोनों थीटा है कि नहीं थीटा है? तो इन दोनों को इक्वेट कर दें। Equate. Yes, sir. तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा L2 अपॉन R माइनस डी बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा L1 अपॉन R प्लस डी बाई 2। है ना? अभी लिख सकते नहीं, इससे एंगल को इक्वेट कर दोगे तो। Yes, sir. हाँ सर। अब बताओ, L1 L2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पुट कर सकते हो? Yes, sir. तो L0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट बनेगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा? R माइनस डी बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड में,
राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा वहां पे? अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करो और हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। अल्फा 1 अल्फा 2 स्मॉल है तो कहीं पे अगर अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा तो उस टर्म को नेग्लेक्ट कर दो। और बताओ रेडियस क्या निकल के आएगा? इन्हें कुछ टर्म को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। और चेक करो फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है r इक्वल्स टू d अपॉन, ऐसा कुछ बन रहा है r इक्वल्स टू d अपॉन, अब किसका जा रहा था? अल्फा 1 जा रहा था ना, तो चेक करना अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो चेक करो इस तरह का रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। टर्म को कुछ नेग्लेक्ट करना वहां पे, जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चेक करो टर्म को नेग्लेक्ट करने पे बन रहा है क्या? मैंने फाइनली फॉर्मूला यही दिया है जो बन रहा है। हमें केवल ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अल्फा बहुत स्मॉल होता है। तो चेक करो कुछ टर्म्स को नेग्लेक्ट करने पे ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। यानी जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो केवल ये ध्यान रखना है कि अल्फा कैसा होता है, अल्फा बहुत स्मॉल होता है। तो चेक करो कुछ टर्म को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा ये रिजल्ट बनेगा r इक्वल्स टू डी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। सर चेक कर लेंगे। कर लोगे ना चेक? Yes, sir. अलग आ रहा है क्या लगा रहा है? सर, न्यूमरेटर में 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी आ रहा था। और नीचे क्या बन रहा है? नीचे डेल्टा टी इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो अल्फा कैसा है ये बताओ तुम मुझे। वेरी स्मॉल। तो ऊपर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है कुछ? क्या बोल रहे हो? ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। क्यों? अल्फा अगर स्मॉल है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी कैसा होगा ये तो मुझे रहा। तो वो भी स्मॉल होगा, फिर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 उससे भी स्मॉल होगा। ये सर तो वो न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। न्यूमरेटर में आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो ऊपर वाले को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे क्या? यस सर, नीचे वाले से तो r की वैल्यू इंक्रीज होगी। नीचे वाले के कारण तो आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन ऊपर वाले के कारण क्या होगी? डिक्रीज करे। फर्क तो नहीं बहुत पड़ेगा। स्मॉल चेंज देगा ना।
प्लस में आ रहा है ना ऊपर, तो क्या दे रहा है? तो न्यूमरेटर में 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू अरे न्यूमरेटर में क्या दे रहा है? न्यूमरेटर में दे रहा है तुम्हारा कितना, 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ऐसा? यस सर। अबे तो ये 2 के साथ ये ऐड करोगे तो ये बहुत स्मॉल नहीं होगा? मैंने क्या लिखा है, अल्फा 1 की वैल्यू 10⁻⁻5 में होती है, तो 2 में कोई टर्म ऐड करोगे 10⁻⁻5 में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। तो फिर हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये टर्म फिर वहां पे नेग्लेक्ट हो सकती है क्योंकि 2 के साथ ऐड कर रहे हो। भाई तुम कुछ समझो ना, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 2 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻5 को ऐड करो, तो ये वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली तुम 2 ही लिखोगे ही नहीं लिखोगे? यस सर। अब ऊपर वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दो। सर डी में है क्या आंसर में? राइट आ रहा है डी नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आएगा डी? सर, डी आ रहा है, राइट आ रहा है सर। अबे डी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना वहां पे, कहाँ चला जाएगा? यस भाई ये तुम ध्यान रख लो, अगर ऊपर टर्म बन रही है 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली 2 ही बनेगा। यस सर, आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. अपने को डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाई एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करना है अपने को। डी वहां पे थिकनेस है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। एक बार, एक क्या दो बार क्वेश्चन आ चुका है बायोमेट्रिक स्ट्रिप का जहां पे फॉर्मूला पूछा गया है, लेकिन बहुत पहले पूछा गया IIT में। एक बार 80s में है और एक बार बीच में भी ऐसे क्वेश्चन आया था, उसमें के लिए पूछा था कि रेडियस जो रहता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, बीच में क्वेश्चन आया है। इतना पढ़ के देखना है ना। तो तुम लोग यहाँ पे सॉलिड की कुछ क्वेश्चन देखना एक्सपेंशन वाले, इसी को आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी देखो क्या क्या आएगा, इसमें भी आएगा सिंपल पेंडुलम आएगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। फिर वहां पे क्या आएगा, लिक्विड में हम एक्सपेंशन की बात करेंगे। अच्छा सॉलिड में हम स्केल की बात कर लेंगे कि स्केल जो रहता है ना, मेजर करते हैं अपन, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कई बार ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ जाएगी, कई बार स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी, तो न्यू रीडिंग की बात करेगा। तो अभी एक क्लास अपने को और लगेगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। ओके सर। ठीक है, इतना समझ में नहीं समझ में आया? सर आप बोलो। हाँ सर आपने कल एक न्यूमेरिकल